नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। जीत आमतौर पर एक खास खुशबू लेकर आती है। पूरी फिजा में फैली हुई वो खुशबू लोगों को हमेशा जीत की तरफ खींचती है। लेकिन दूसरी तरफ हार जो होती है वो तन्हाई, वो तनाव, वो तमाम चीज़ें लेकर सामने आती है। और इसीलिए हमेशा कोई भी इस बात की कोशिश में रहता है कि वो चाहे जैसी भी जंग हो, वो किसी भी तरह से जीत जाए। पर ये तमाम बातें वहां लागू होती हैं जब स्पष्ट तरीके से कहीं परिभाषित हो गया हो कि फला जीत गया और फला हार गया। इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐसा तो कुछ कहते नहीं। भले ही सीटें एनडीए की कम गई, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पर सरकार तो उनकी बनी। वहीं दूसरी तरफ भले ही कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, भले ही विपक्ष की सम्मिलित सीटें 100 ज्यादा बढ़ गई, फिर भी आखिरकार वो तो विपक्ष में ही बैठेंगे। उन्हें अगले 5 साल देश चलाने का मैंडेट तो जनता ने दिया नहीं। बावजूद इसके ऐसा माहौल सा क्यों बन रहा है जिसमें कि एनडीए के खेमे में परस्पर थोड़ी खींचतान, थोड़ी रीथिंकिंग, थोड़ी परेशानी का एक आलम है। वहीं जो इंडिया वाले हैं वो अगली लड़ाई की तैयारी और उसके रोड मैप के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी लड़ाई जो कि बहुत ही क्रूशियल होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं इसी साल जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों की। आप जानते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में ये तो तय है, इन राज्यों में चुनाव होने ही हैं। हो सकता है कि एक आध और राज्य इसमें जुड़ जाए, अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाए, पता नहीं। लेकिन इन 3 राज्यों में तो होने हैं और इन 3 राज्यों में अभी से तैयारियों को अंजाम दिया जाने लगा है। आज उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, ये तीनों एक साथ एक मंच पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा हम साथ हैं और हम साथ ही रहेंगे। और इस तरह से उन्होंने इस बात को फिर से साबित किया कि वो जो एक फॉर्मिडेबल, एक मजबूत वोटों का गठबंधन बन गया है, वैचारिक हो ना हो, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस एक साथ चलेंगे किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन इस बार तो मामू हो गया। यानी कि मराठा और मुसलमान दोनों एक साथ महाराष्ट्र में वोट करते आपको नजर आए। तो एक खेमा इस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है कि अपने पूर्व की सारी खटपट को भूलते हुए, अपने आप को संगठित करते हुए जो अगली लड़ाई राज्य विधानसभा है उसके लिए तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाया ये जा रहा है कि अजीत पवार रहेंगे या नहीं रहेंगे। और भी तमाम ऐसी बातें जिसमें कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि उन सहयोगियों को जोड़ के फायदा हुआ या नुकसान, जिनके साथ आज वो सरकार चला रही है, उसका ब्रांड खराब हो गया क्या। ऑर्गेनाइजर जो कि मुखपत्र है आरएसएस का, वो तो लिखता है महाराष्ट्र की ये बात। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आए उत्तर प्रदेश, तो तमाम तरह की बातें। उत्तर प्रदेश में सभी जो बड़े बड़े नेता हैं उनको 2-2 कंस्टिट्यूएंसीज दे दी गई हैं और कहा जा रहा है कि हार और जीत का आकलन करिए, कैसे ये हो गया। सबों को अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। प्रदेश अध्यक्ष तक को सुनने में आया है कि कुछ कंस्टिट्यूएंसीज दी गई हैं कि आप इन कंस्टिट्यूएंसीज में आखिर हार कैसे हुई, इस बात का पता लगाइए। उत्तर प्रदेश का झटका ही अपने आप में इतना बड़ा है। योगी जी की मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से हो रही है, तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि आखिरकार इस मुलाकात के मतलब मायने क्या है। क्या आरएसएस किसी नए अध्याय, नए चैप्टर को लिखने की तैयारी कर रहा है? क्या कुछ ऐसी बात है जिसमें कि इस हार के बाद सितारों के आगे जहां और भी हैं, उस तरह की सोच में तो नहीं आ गया है आरएसएस?
जो वैचारिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी को देता है, जो नेतृत्व देता है, क्या उसने कुछ अलग तरीके से सोचना तो शुरू नहीं कर दिया है? समन्वय बैठक होने वाली है, वो होगी जुलाई के आखिर में, अगस्त की शुरुआत में। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख भी पहुंचेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख ने 18 मई को जो बात कह दी थी कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी हो गई है, आरएसएस के मदद की उसको ज़रा कम ज़रूरत पड़ती है, वो बात तो कह दी गई और ज़बान से निकली हुई बात वापस तो होती नहीं। लेकिन ये जो बात निकली थी वो नतीजों में तो दिखाई नहीं पड़ा। आप देखिए कि अयोध्या मंडल में 9 सीटों में से 7 सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार गई, भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट में हार गई, भारतीय जनता पार्टी टेम्पल टाउन्स जिसको कहा जाता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वहाँ उसे झटका लगा। वाराणसी खास तौर पर प्रधानमंत्री के वोट संख्या में कमी आई और आसपास की तमाम सीटें, अगर केवल वाराणसी और भदोही को छोड़ दे तो आसपास की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। यूँ कह सकते हैं आप कि एक मिर्ज़ापुर, भदोही और वाराणसी, उसके अलावा तमाम सीटें उस क्षेत्र में हार गई। अगल बगल की सीटें वाराणसी की, मछली शहर हो, गाज़ीपुर हो, तमाम सीटें, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसी पर फोड़ी जाएगी क्या? ये क्वेश्चन दिमाग में लोगों के आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में 288 सीटें विधानसभा की हैं और अभी के जो नतीजे आए हैं जिसमें कि 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन वाले जीत गए हैं, तो करीब 155 सीटें, 158 सीटें अगर हम एग्जैक्ट कोट करें तो असेंबली की वो जीत चुके हैं और सरकार तो 144 पर ही बन जाती है। तो उनके लिए चीज़ें क्या आसान रहने वाली हैं? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर होता है। वोटिंग परसेंटेज में इतना डिफरेंस नहीं होता जितना नतीजों में हो जाता है। इसलिए अभी से ये मान लेना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन लोग तो कहने लगे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कहने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है कि सीटें तो इंडिया गठबंधन वाले जीत गए 43, तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि ज़्यादातर असेंबली, आज जो 403 कुल असेंबली सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो आज इंडिया गठबंधन वालों के पास नहीं चली गई, अगर लोकसभा के हिसाब से चले तो? और अगर ऐसा है तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में कैसी सूचना है? बिहार में भी तनाव है। आखिर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों हार गई? आखिरी के चरण में पटना को छोड़ बाकी जहां भी चुनाव थे वहां पर एनडीए को झटका लग गया। चाहे वो पाटलिपुत्र हो, चाहे वो काराकाट हो, चाहे वो आरा हो, चाहे वो बक्सर हो, बड़े नेता जैसे आर.के. सिंह वो भी चुनाव हार गए। हालांकि कुल रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हुए एनडीए के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 17 में 17 जो जीत 2019 में दर्ज की थी वो घट करके 12 अगर हो गई तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये वोट क्यों भाग रहा है? और इसी उधेड़ बुन में आज की तारीख में एनडीए है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और तेजस्वी मिलकर अगली चुनावी रण की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कहा यह जा रहा है कि असेंबली इलेक्शन समय से पहले भी हो सकते हैं। नीतीश बाबू ने उस तरह के फैसले कैबिनेट की बैठक में लेने शुरू कर दिए हैं, जो कि इशारा करते हैं कि कहीं चुनाव बहुत पास तो नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में खासतौर पर जिस तरह के नतीजे आए हैं उसी तरह के नतीजे कमोबेश उत्तर में आए हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, और इस तरह के जो नतीजे हैं उत्तर प्रदेश को उसमें से अगर आप जोड़ देते हैं तो पाया ये जा रहा है कि अकेले करीब 50 सीटें उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी हार गई है।
हरियाणा में 10 में से 5, जबकि लगातार 10 की 10 सीटें जीती जा रही थी। राजस्थान, जहां के लगातार 25 की 25 सीटें जीती जा रही थीं पिछले 2 बार से, वहां ऐसा हुआ है। आखिर क्यों हुआ है? विवेचना चल रही है। विवेचना चल रही है कि जाट समुदाय आखिर दूर कैसे चला गया। वो तो हमेशा से समर्थक था। लोग किसान आंदोलन को याद कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि किस तरह का विरोध जाट समुदाय के द्वारा हुआ था। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। हरियाणा में जाट बहुल सीटें, चाहे वो सोनीपत की सीट हो, हिसार की सीट हो, ऐसे तमाम सीटें 5 वो हार गई भारतीय जनता पार्टी। बाहर से लोगों को लाकर के टिकट दिया गया, चाहे वो सिरसा की बात हो या वो हिसार की बात हो। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर के नाराजगी है कि जो टिकट वितरण हरियाणा में हुआ, 10 में से 6 सीटें बाहर वालों को दे दी गई। और कार्यकर्ता क्या करते? वो बाहर ही नहीं निकले। कहा यह जा रहा है कि 18% वोट भारतीय जनता पार्टी के अर्बन सेंटर में कम आए हैं। अर्बन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है और वहां पर वोट कम आए हैं, तो जाहिर है कि ये अपने आप में एक बड़ा ही तनाव देने वाला पैटर्न है जो सामने आ रहा है। अगर वोट निकलेगा नहीं तो फिर बात बनेगी कैसे? और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि अगर जाट समुदाय ने राजस्थान में साथ छोड़ा और राहुल कासवां जिसकी टिकट कटी चूरू में, उसके बाद से ऐसा लगा जैसे कि एक वेव सा चला और जाट समुदाय ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना है। 1999 में अटल जी ने जब ओबीसी का दर्जा दिया था राजस्थान के जाट समुदाय को, उस वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ था लगातार जाट समुदाय। लेकिन इस बार दूर हो गया, 14 सीटें ही जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, 11 हार गई। हरियाणा में आपने देखा चुनाव है सामने, और चुनाव जब सामने है ऐसे में ये नतीजे आए हैं कि 5 की 5 सीटें कांग्रेस जीत कर चली जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 2-3 सीटें थी बड़ी मुश्किल से जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी, वरना अगर कन्विंसिंग जीत है तो बस खट्टर साहब की है करनाल में, और उसके अलावा हर सीट पर यही कहिए कि बस जीत गई भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो गुड़गांव हो, महेंद्रगढ़ हो, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिसमें बहुत देर तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे थे और आखिर में किसी तरह से वो आगे निकल पाए हैं। तो ऐसे में 90 सीटों वाली हरियाणा की असेंबली में आखिर होने क्या जा रहा है? चुनाव सामने है। कहा यह भी जा रहा है कि जो SC/ST वोट्स थे, भारतीय जनता पार्टी जिसमें हमेशा लीड करती थी, आखिर क्या हो गया? उसमें घटत कैसी आ गई? 84 सीटें जो देश की हैं, SC सीट यानी कि दलित समुदाय की सीट, उसमें पाया यह जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शेयर है वो 45 से घट करके 31 पर आ गया है। वहीं कांग्रेस के लिए वो 6 से बढ़ के 20 पहुंच गया। ST की सीटों की अगर हम बात करें तो वो करीब 47 सीटें हैं, और उसमें भी 31 सीटों से 25 सीट पर पहुंच गए बीजेपी वाले, जबकि 4 सीट से बढ़कर के कांग्रेस वाले 12 सीट पर पहुंच गए। ये पूरी शिफ्ट क्यों हो रही है? आपस में चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में कि 400 का नारा ये जो कहा जा रहा है सचमुच में भारी पड़ गया क्या? क्योंकि चाहे वो नागौर से चुनाव लड़ रही ज्योति मिर्धा हो या फिर फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे लल्लू सिंह हो या फिर अनंत हेगड़े हो, सबने कह दिया था कि 400 इसीलिए ताकि संविधान बदला जा सके। आखिर कौन सी बदलाव लाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? ये तमाम तनाव की बातें, आपस में खींचतान की बातें हो रही हैं। और इस बीच जाहिर है चुनाव की तैयारी भी करनी है। चुनाव की तैयारी, क्योंकि ये जो 3 चुनाव आने जा रहे हैं ये बड़े क्रूशियल चुनाव हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कहा यही जाता है कि जो शांति दिख रही है कहीं ये तूफान के पहले की शांति तो नहीं।
बहुत से क्वार्टर्स में ये खबरें आ रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, क्योंकि उसी में तो नेता चुना जाता है, फिर वही नेता एनडीए संसदीय दल का नेता होता है। तो ऐसा इस बार क्यों नहीं हुआ? पिछले 2 मौकों पर तो ऐसा हुआ था, साल 2014 और 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई थी। तो बीजेपी की संसदीय दल की पहली बैठक हुई थी, उसके बाद ही एनडीए संसदीय दल की बात सामने आई थी। इस बार तो सीधे संसदीय दल एनडीए का ही मिला पार्लियामेंट के केंद्रीय कक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक तो हुई नहीं, 240 लोग चुन करके आए, उनकी अपनी बैठक तो हुई नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बातें कह ना दी जाए, सुन ना ली जाए, इस कारण से उस बैठक को अवॉइड कर दिया गया? हमें नहीं पता, लेकिन वो बैठक नहीं हुई, इस बात की चिंता तो जताई जा रही है। अब ऐसे में जो परिस्थितियां हैं, सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री तीसरी दफा शपथ ले चुके हैं और इतने बड़े लोकतंत्र की तीसरी दफा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें जगह जगह से बधाइयां भी मिल रही हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं। 240 सीटें भी अगर आई हैं तो लोग कह रहे हैं कि मोदी मैजिक का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं फेल कर गई, ज़मीन पर असर दिखाती हुई नहीं दिखाई पड़ी। चाहे वो आयुष्मान की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, मनरेगा को जितने पैसे दिए जा रहे हों उसकी बात हो, अगर कुछ चला तो वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सबसे ज़्यादा, और उज्ज्वला, ये दोनों स्कीम्स नहीं, और ये दोनों स्कीम जिस पर प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा सियासी निवेश किया था, वही उन्हें काम आई है। तो सरकार तो बन गई है, सरकार चल भी रही है, और नई नई आने वाले दिनों में योजनाएं और कार्यक्रम हमारे सामने होंगे। लेकिन हमारे सामने 3 चुनाव भी होंगे, महाराष्ट्र के, हरियाणा के और झारखंड के। और इसमें बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, महाराष्ट्र में चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। और महाराष्ट्र में लोगों ने तय कर दिया है कि पार्टी तोड़ना दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा नहीं हुआ। वो नेता जो कल तक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई पड़ रहा था, नेता देवेंद्र फडणवीस, आज हार का ठीकरा अपने सर पर लेकर इस्तीफा देकर और इस्तीफा वापस लेकर के उनका कद छोटा हो गया है, और वो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं महाराष्ट्र में। और सामने दिग्गज कद्दावर शरद पवार और उनके साथ खड़े उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की अपनी जमीनी ताकत। वही हाल हरियाणा में है, जहां पर ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी। आखिर ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो टीम है कांग्रेस की, क्या उसको इस बार हराना आसान होगा? ये अपने आप में एक प्रश्न है। और प्रश्न ये भी कि झारखंड में मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है और वहाँ चुनाव होना है, और अगर जिस तरह से इस बार प्रदर्शन हुआ है झारखंड में लोकसभा चुनाव में, कहीं इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी दिखता है। और हाथ से चीज़ें निकलती है, क्योंकि 2 राज्यों में सरकार तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है, मात्र एक राज्य यानी कि झारखंड में ही इंडिया गठबंधन की सरकार है। अगर ये बैलेंस ज़रा भी हिलता है, गड़बड़ाता है, तो जानकारों का मानना है कि इसका असर केंद्र की सरकार पर होगा। लिहाजा सबसे ज़्यादा अब आज की तारीख में जो तैयारी चल रही है, वो इस बात की नहीं कि क्या हो गया, वो इस बात की चल रही है कि आने वाले दिनों में क्या होना है। और इसकी तैयारी दोनों खेमों में बदस्तूर हो रही है। जहां रोड मैप और योजनाएं बना करके इंडिया गठबंधन अपनी अगली लड़ाई के लिए नई ऊर्जा के साथ तैयार हो रहा है, वहीं देखा ये जा रहा है कि थोड़ी खींचतान और इस बात पर अविश्वास कि ऐसा कैसे हो गया, इन भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार हो रही है, जिसमें सहयोगियों और भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं ना कहीं कुछ दुराव, कुछ खटास। क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेंगी, या फिर एक बार फिर से
भारतीय जनता पार्टी अपनी पुराने कलेवर के साथ आने वाले दिनों के सियासी चुनौतियों को पार पा जाएगी। नजरें इस पर रहेंगी। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो, हमें अपने कमेंट्स के जरिए आप बताते हैं, बताते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।